हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देखने के बाद ही ये क्लास देखें। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। यहाँ पे मैं आपको जीटीएम यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, जितना भी हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टॉपिक में इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि इसे पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरीके की और क्लासेस देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ हम लोग इसे और किस नाम से जानते हैं, या फिर वो हमसे पूछता है कि बताओ व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट या ओल्ड नेम ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो अनदर नेम ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड ओल्ड नेम ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसका एक और नाम भी क्या है? आप बोलोगे भैया बहुत सिंपल बात है। हम लोग बोल देंगे कि इसे हम लोग जानते हैं क्लासिकल मेथड के नाम से या फिर ट्रेडिशनल मेथड के नाम से। आप बोलोगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम लोग क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं और ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो ये ओल्डेस्ट मेथड यूज्ड इन इंडिया, ये सबसे पुराना मेथड है जो भारत में प्रयोग किया जाता है। बोलोगे मेरे भाई कि ये सबसे पुराना मेथड है जो भारत में प्रयोग किया जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि रूल्स आर टॉट फर्स्ट देन अप्लाइड। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोलेगा कि बताओ इस मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है। आप बोलोगे सबसे पहले रूल्स आर टॉट, यानी पहले तो नियम वाले हमें नियम सारे पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद में देन अप्लाइड, उनको किस तरीके से लागू करना है हमको ये सिखाया जाता है। तो अगर आपसे बोला जाए किसमें मेरे भाई पहले नियम और बाद में उदाहरण बताया जाता है, तो आप बोलोगे ये हमारा हो जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जीटीएम। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रांसलेशन बिटवीन टारगेट लैंग्वेज एंड मदर टंग। यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में ट्रांसलेशन का, यानी लक्ष्य भाषा और मातृभाषा के बीच में अनुवाद का। इसका मतलब भैया क्या है? मदर टंग आपकी हो सकती है कि आप हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, और टारगेट लैंग्वेज हो गई आपकी इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है भैया, तो आप हिंदी से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है, फिर आपको पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सा सेंटेंस है उस टेंस का, फिर आपको उस पर हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, आपको उसको वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए, आपको उसका पूरा का पूरा सिंटैक्स पता होना चाहिए मेरे भाई, तभी आप कर पाओगे। हाँ या ना? एक बार जल्दी से बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया। यानी हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट तभी कर पाएंगे जब हमें उसके बारे में चीज़ें पता हों। तो ट्रांसलेशन बिटवीन टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज होगी हमारी जिसे मुझे सीखना है, और दूसरी हमारी मदर टंग, यानी जो हमारी रोज़ आम भाषा है, रोज़मर्रा की भाषा है, मातृभाषा है, जिस पे हम लोग दिन भर बात करते हैं, जो हमें अच्छे से आती है, उनको आपस में एक दूसरे में ट्रांसलेशन करना। कभी किसी ने इंग्लिश बोल दी तुम उसको हिंदी में समझ रहे हो, कभी तुमने हिंदी बोल दी तुम उसे इंग्लिश में समझ रहे हो। तो जब ये वाली चीज़ें चलती हैं मेरे भाई, तो उस कंडीशन पे हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे हम GTM यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। आई होप आपको ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई होगी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमें क्या करना है। पहले नंबर पे सबसे पहले फर्स्ट हमें रूल्स को टॉट यानी पढ़ना है, सीखना है, रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स के बारे में सोचना है, समझना है, उसके बाद जाकर के मुझे क्या करना है, उनको अप्लाइड करना है। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई। इसको भैया क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं और ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये भैया सबसे ओल्डेस्ट मेथड है जो यूज किया जाता है इंडिया में। तो इंडिया ओल्डेस्ट मेथड इज पूछा जाए तो आप बोलोगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आपसे पूछा जाए विच मेथड वी नोन एज ट्रेडिशनल मेथड, आप बोलोगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आपसे पूछा जाए कि बताओ किसे हम जानते हैं क्लासिकल मेथड के नाम से, आप बोलोगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ लो कि आप बिल्कुल सिंपल से देख रहे हो कि भैया बहुत सरल है, बहुत सिंपल लिख दिया है आपने, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपको बोल देगा कि नोन एज क्लासिकल मेथड, विच मेथड इज नोन एज क्लासिकल मेथड। तो विच की जगह आपको क्या बताना है, आप बोलोगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नोन एज क्लासिकल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। आई होप आपको बात समझ में आ रही है।
ठीक है। विच इज़ द ओल्डेस्ट मैथड यूज्ड इन इंडिया, आप बोलोगे ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड इज ओल्डेस्ट मैथड इज यूज्ड इन इंडिया। आप ये सारी चीज़ें मेरे भाई कर पाओगे, आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि किस में पहले रूल्स का प्रयोग होता है, पहले रूल्स किस में आते हैं, ठीक है। जबकि आप याद रखिए इसका उल्टा भी होता है। अगर आपसे बोले कि किस में पहले एग्जाम्पल्स आते हैं बाद में रूल्स आते हैं, तो फर्स्ट वी यूज एग्जाम्पल्स एंड आफ्टर रूल्स, तो बोलोगे भैया उस कंडीशन में डायरेक्ट मेथड होता है, वहाँ हमको पहले एग्जाम्पल समझना है फिर हमें रूल्स बाद में समझने हैं। लेकिन यहाँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पहले रूल्स समझने हैं फर्स्ट, सेकंड नंबर पे हमको उनको अप्लाई करना है, यानी उनको उदाहरण में लगाना सीखना है। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन बिटवीन टारगेट लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज और मदर टंग को टारगेट लैंग्वेज में आपस में अनुवाद करने को हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। जीटीएम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाते हैं। डिडक्टिव मेथड यानी ये वही है कि फर्स्ट हमें कहाँ जाना है, फर्स्ट हमें रूल्स सीखने हैं, बाद में हमको एग्जाम्पल सीखने हैं, बाद में एग्जाम्पल सीखने हैं। तो इसीलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम डिडक्टिव मेथड भी बोलेंगे। इंडक्टिव मेथड कौन सा हो जाएगा, बोलोगे भैया डायरेक्ट मेथड, क्योंकि वहाँ पे हमको सबसे पहले एग्जाम्पल सीखने हैं, बाद में रूल सीखने हैं, ठीक है। निगमन आगमन पढ़े ना आपने शायद ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी था और सेकंड में भी था, थर्ड में नहीं था, फर्स्ट सेकंड में तो अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने। चलिए आगे हम बात करें, इनको डिडक्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछेगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो यूनिट ऑफ टीचिंग होता है वो क्या होता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टीचिंग इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पूछेगा बताओ कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टीचिंग की यूनिट क्या होती है। अब आप बोलोगे भैया ये तो बताई नहीं, क्यों नहीं बताई, आप देखो यहाँ पे लिखोगे द वर्ड, जो वर्ड होता है यानी जो शब्द होता है, इज द बेसिक यूनिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बेसिक यूनिट क्या होती है, आप बोलोगे वर्ड होती है। क्या होती है, वर्ड होती है। याद रखोगे भैया ये डिडक्टिव मेथड है, भैया ये क्लासिकल मेथड है, भैया ये ट्रेडिशनल मेथड है, भैया ये ओल्डेस्ट मेथड है, भैया ये 1 2 3 4, ठीक है। और क्या बोलोगे भैया इसको मैंने और भी पढ़ रखा है कि इसमें पहले हम रूल्स पढ़ते, मतलब डिडक्टिव मेथड लिख दिया है, फिर भी ये भी याद रखो कि पहले रूल्स पढ़ेंगे फिर एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। और भैया हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है वर्ड जो होती है इसकी बेसिक यूनिट होती है। और भैया हमने क्या पढ़ा, और हमने बस कुछ नहीं पढ़ा, इतनी चीज़ें पढ़ी। जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना मेरे भाई। आगे आ जाओ ज़रा। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर फोकस क्या होता है इसमें, मेजर फोकस यानी सबसे ज़्यादा ध्यान इसमें किस चीज़ पे दिया जाता है, आप बोलोगे भैया जब भी हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे तो डायरेक्ट मेथड में हमें ज़्यादा तक चीज़ें, देखो आप ही बताओ, अगर हम पहले रूल्स सीख रहे हैं बाद में एग्जाम्पल्स करेंगे, तो अगर पहले रूल्स सीखे हैं तो रूल्स को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे तो है नहीं कि सब बोलने लगे, जब आपको आएगा तभी आप बोलोगे। तो डायरेक्ट मेथड में हमें सबसे ज़्यादा स्पीकिंग पे ध्यान देना है, लिसनिंग पे ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान किस पे देना है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है पढ़ना और लिखना। क्योंकि पहले अगर हमने रूल्स सीखे हैं तो रूल्स को हम पढ़ेंगे देन हम एग्जाम्पल्स को लिखेंगे। तो आप ऐसे याद रखो, क्योंकि भैया इसमें पहले रूल्स होते हैं बाद में एग्जाम्पल्स होते हैं, तो रूल्स हमें पहले पढ़ने पड़ते हैं, एग्जाम्पल्स हमें लिखने पड़ते हैं। तो इसमें फोकस किस पे किया जाता है, रीडिंग एंड राइटिंग पे। तो मेजर फोकस ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज रीडिंग एंड राइटिंग। मेरे भाई अच्छे से आपको चीज़ें एकदम क्लियर कर रहा हूँ मैं, एक भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ जो आप बोलो कि ये चीज़ मेरी भैया नहीं हो पाई। जल्दी से बोलो, बात समझ में आ गई। आप बोलोगे भैया इसका मीडियम क्या होता है, मीडियम इसका मदर टंग होता है, नहीं मातृभाषा। मातृभाषा से हमको ट्रांसलेशन करना होता है टारगेट लैंग्वेज में। एक बार जल्दी से बताओ, बिना किसी बहुत ज़्यादा बवाल के एकदम कि नहीं मैं 15 लाइनें लिखवा दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है भैया। सारी चीज़ों को हम एक साथ लिख देंगे, डेफिनेशन बन जाएगी। आपको अच्छे से चीज़ें सारी समझ में आ गई, की पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ये जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपको महसूस हो, ये सारे पॉइंट एक साथ लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी गलत नहीं निकलेगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं निकलने वाला है, एक भी चीज़ इसमें गलत नहीं होगी। कोई आपसे पूछता है इसका पुराना नाम, आप बोलोगे क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड है। 3 चीज़ें ये रटे रखो। इसकी यूनिट भैया वर्ड होती है, फोकस किया जाता है हमारा राइटिंग और रीडिंग पे, राइटिंग और
रीडिंग और राइटिंग पे उल्टा सीधा कोई दिक्कत नहीं, दो ही चीज़ें हैं। रीडिंग और राइटिंग पे किया जाता है भैया। और मैंने इसमें क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा इसमें मदर टंग से भैया टारगेट लैंग्वेज, और टारगेट लैंग्वेज से मदर लैंग्वेज में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। डिडक्टिव मेथड होता है, पहले रूल्स पढ़ते हैं, बाद में भैया एग्जाम्पल्स करते हैं। तो बस ये जो मेजर पॉइंट्स होते हैं इन्हीं को आपको फोकस करना होता है। वो यही चीज़ें पूछता है आपसे, कभी कुछ ऐसा नहीं पूछ देगा कि आपको पता ही ना हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन रहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट देखना, मैं उसको पिन कर दूंगा अगर मुझे कुछ लगता है कि ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब बात करते हैं कुछ मेरिट और एडवांटेज क्या होते हैं, इसकी क्या मेरिट्स होती हैं, ये पूछा जाता है। गुण क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमें क्या मेरिट दिखती है, पहले नंबर पे याद रखो कि ये हमारी प्राइमरी स्टेज के लिए बहुत अच्छी होती है। प्राइमरी स्टेज जो होता है, प्राथमिक स्तर जो होते हैं पढ़ाने के, उसमें हम पहले रूल सिखाते हैं, फिर बच्चे की नींव मजबूत होती है, फिर वो आगे चल के चीज़ें खुद से करने लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें सबसे पहली चीज़ तो भैया यही अच्छी होती है कि इसकी प्राइमरी स्टेज के लिए ये यूजफुल है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वर्ड स्ट्रॉन्ग, वोकैब अच्छी होती है, वोकैबुलरी अच्छी होती है, शब्दकोश अच्छा होता है। मतलब वो डिक्शनरी पढ़ना हम उसे जैसे बेसिक से सिखाते हैं नियम, तो ऐसे उसकी डिक्शनरी मजबूत होती है, उसकी वोकैबुलरी मजबूत होती है। अगर हम आगे बात करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट नंबर पे, तो ये इफेक्टिव फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेस, यानी जो भीड़ भाड़ वाली क्लासेस होती हैं, ओवर क्राउडेड क्लासेस होती हैं, उनके लिए मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट यानी प्रभावी होती है। तो ओवर क्राउडेड के लिए अच्छी होती है, भीड़ भाड़ के लिए अच्छी होती है, ठीक है। अगले नंबर पे अगर हम बात करते हैं, सेव टाइम, टाइम को बचाती है, टाइम को क्या करती है, बचाती है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। आपको 4 के 4 पॉइंट भैया समझ में आ गए या नहीं आ गए, जल्दी से बताओ। बोलोगे भैया पहले नंबर पे आपने क्या बताया, दूसरे पे क्या बताया, तीसरे पे क्या बताया और चौथे पे क्या बताया, बिल्कुल आप एक बार में रटवा दो। मैं बोलूँगा भैया एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश करो। पहले नंबर पे भैया क्या होता है, एक तो ये प्राइमरी यानी जो छोटे बालक हैं प्राइमरी क्लासेस के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए यूजफुल है, यूजफुल फॉर प्राइमरी स्टेजेस। पहली बात समझ में आ गई। दूसरे पे भैया क्या करता है, दूसरे पे भैया ये बच्चे जो होते हैं उनकी वोकैब अच्छी कराता है, उसकी वोकैबुलरी अच्छी कराता है, मतलब उनकी मीनिंग्स स्पेलिंग्स वगैरह में इंप्रूवमेंट करता है, उनके नॉलेज में इंप्रूवमेंट करता है। थर्ड नंबर पे भैया जो क्राउडेड क्लासेस होती हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस, ओवर क्राउडेड क्लासेस, उनमें मेरे भाई हमारी हेल्प करता है। एक बार सबको नियम बताया, सबको समझ में आ गया। टारगेट लैंग्वेज में सबसे बुलवाओगे एक एक करके बहुत टाइम लगेगा, तो यानी टाइम भी बचा रहा है, यानी सेफ टाइम। जल्दी से बताओ क्या इनमें से कुछ बचा जो आपको नहीं समझ में आया, क्या ऐसा कुछ है जो आपको इस क्लास में ऐसा कि याद नहीं हुआ, वो मुझे जल्दी से बता दो। बिल्कुल याद हो गया भैया, प्राइमरी स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है, वोकैब हम बच्चों को सिखाने में काम आती है, ओवर क्राउडेड बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली क्लासों के लिए अच्छी है, सिर्फ टाइम समय को भी बचाती है। समझ में आ गई बात, आगे आ जाओ। अगर मैं आपसे यहाँ बात करता हूँ इसके डीमेरिट्स क्या होती हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, आपको नॉर्मल मैं आपका कॉमन सेंस चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया गया है, तो तुम ही बताओ जरा यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग पे कम फोकस है कि नहीं है। तो यानी ये वाला पार्ट इसके डिसएडवांटेज में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, भले ही इसमें ना हो, लेकिन आप सोचो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे ये अननेचुरल मेथड इग्नोर्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग को क्या करता है, इग्नोर कर रहा है, कम इनको अपेक्षा इनको कम मतलब इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, लिखने को पढ़ने को, लिखने को पढ़ने को, पर सुनने को और बोलने को कम मिल रहा है। तो भैया अगर इसकी ये डिसएडवांटेज है तो ये किसकी एडवांटेज होगी, डायरेक्ट मेथड की। एक बार जल्दी से बताओ हाँ या ना, दोनों एक साथ कंप्लीट करते चल रहे हैं, वो वाला भी आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर आप ज़्यादा बोलोगे नहीं, अगर आप ज़्यादा मेरे भाई बोलते नहीं हो, ठीक है, अगर आप ज़्यादा बोल नहीं रहे हो तो आपके फ्लो में प्रॉब्लम होगी। जो लोग इंग्लिश कम बोलते हैं वो बोलने में अटकते हैं कि नहीं अटकते हैं, तो मतलब नो ओरल फ्लुएंसी, उनके मौखिक प्रवाह में कमी रह जाएगी, बिकॉज मेरे भाई उनकी स्पीकिंग जो है वो लेस है, स्पीकिंग लेवल उनका जो है वो कम है, उनको ज़रूरत कम पड़ रही है। ये अननेचुरल मेथड के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये अननेचुरली क्या मेरे भाई करता है कि अगर हम किसी चीज़ को राइटिंग पे और लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइटिंग पे और रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उस कंडीशन पे लिसनिंग और स्पीकिंग में कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत देंगी, तो हमारी मेरे भाई बोलने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, मौखिक प्रवाह कम हो जाएगा, तो नो ओरल फ्लुएंसी। बात समझ में आ गई हाँ या ना। आगे अगर मेरे भाई हम बात करें, आप अच्छा बताओ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थिंक इन मदर टंग फर्स्ट, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी
कि इसकी वजह से अगर मेरा मानना ये रहता है कि अगर आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हो तो आप इंग्लिश जल्दी फ्लुएंसी सीख सकते हो, ना कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से। आपको अच्छे से ये चीज़ पता होगी कि हम लोग अपने मन में पहले हिंदी में कोई चीज़ बोलते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, देन इसको स्पीक यानी बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में ही सोच रहे होते हैं, मतलब अगर आपको बोलना है कि राम जाता है तो राम गोज़ ही वो सोच रहे होते हैं, आपकी तरह पहले राम फिर जाता है में ता है आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर गो में एस यस लगेगा। हम लोगों के माइंड में एक पूरा क्रिकेट चल रहा होता है, लेकिन उनके माइंड में वो सीधी सीधी क्लियर चीज़ें हैं कि राम गोज़, ही ईट्स, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं हिंदी में, वो डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोच रहे हैं। तो उनका मेरे भाई टारगेट जो है वो डायरेक्ट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को ही वो डायरेक्ट अपना जो है फोकस करते हैं। तो हम लोग पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करते हैं। तो उसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा लगता है कि नहीं लगता है सोचने में, लेकिन सिखाने में टाइम कम लगता है। नियम आपने तुरंत सिखा दिए, पर वो स्पीकिंग का समय मदर टंग को फर्स्ट सोच रहा है अपने माइंड में, तो स्टूडेंट थिंक्स इन मदर टंग एंड देन ट्रांसलेट इन टारगेट लैंग्वेज। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझने वाली ज़रूरत होती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप स्पीकिंग में कमज़ोर हो, यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना, स्पीकिंग आपको मतलब बहुत कम आती है, आप लिख लेते हो, पर आप पढ़ने में ज़्यादा आपने बोली नहीं है चीज़ें, आप किसी के सामने जो है बोलते नहीं हो ज़्यादा। तो उस कंडीशन पे स्पीकिंग में आपकी पहले नंबर पर तो आपको फ्लुएंसी ख़राब होगी, समझ में आई बात हमको। स्पीकिंग में हम लोग कमज़ोर थोड़ा सा होंगे, लिसनिंग और स्पीकिंग में बात समझ में आई। स्पीकिंग हम लोग डायरेक्ट करते नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट पढ़ते हैं भैया, तो पढ़ते हैं जिस लैंग्वेज में, उसके बाद हम उसको मन में अपना ट्रांसलेट करते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो थिंकिंग है वो पहले मदर टंग में आती है, ये वाली बात भी समझ में आई। चौथा पॉइंट आप खुद से बताओ, अच्छा क्या हो सकता है। आप बोलोगे भैया जब हम स्पीकिंग ही नहीं करते हैं तो अगर हमारा फ्लो ख़राब है तो हमारा प्रोनाउंसिएशन भी ख़राब होगा, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन भी ख़राब होगा, हम चीज़ों को सही तरीके से बोल नहीं पाएंगे, उच्चारण नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमने बहुत कम चीज़ें बोली हैं, तो प्रोनाउंसिएशन भी हमारा ख़राब होगा। इसी के साथ में पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको रटवा दिया है। अब अगर आप ध्यान से समझोगे, आपने इस चैप्टर में कितना पढ़ा है, आपको सब कुछ याद आएगा कि भैया क्लासिकल मेथड इसी को कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड इसी को कहते हैं, डिडक्टिव मेथड यही होता है। पहले रूल्स पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल्स पढ़ते हैं। रूल्स भैया पहले पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ने का पहले रीडिंग और लिखते हैं बाद में एग्जाम्पल्स, तो राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग इसका कॉन्सेप्ट होता है। वर्ड इसकी मेजर फोकस ऑन यूनिट, बेसिक यूनिट होती है वर्ड, मेजर फोकस रीडिंग और राइटिंग पर होता है। ये तो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ें हो गई। उसके बाद मेरे भाई यहीं पर मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में आपस में ट्रांसलेशन सिखाया जाता है, ये वाली बातें हमारी खत्म हो गई। दूसरे नंबर पे हमने मेरिट में मेरे भाई क्या पढ़ा, डीमेरिट में क्या पढ़ा। मेरिट में मेरे भाई क्या पढ़ा जल्दी से बताओ, डीमेरिट में मैंने भाई क्या पढ़ा तुम जल्दी से बताओ। मेरिट बोलोगे भैया पहले तो ये प्राइमरी स्तर के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वोकैब उनकी बढ़ाने में उनकी मदद करती है। तीसरे नंबर पे मेरे भाई हमने पढ़ा कि जो ओवर क्राउडेड एरियाज होते हैं, ओवर क्राउडेड क्लासेस होती हैं, उनमें हम एक साथ सबको पढ़ा सकते हैं एक साथ, ठीक है। सेव करती है टाइम को, सेव करती है टाइम को। लेकिन वहीं डीमेरिट में अगर हम बात करते हैं, हमने पढ़ा मेरे भाई रीडिंग और राइटिंग पे ध्यान करते हैं, इस वजह से लिसनिंग और स्पीकिंग हमारा अननेचुरली थोड़ा सा कमज़ोर रह जाता है। मानते हो कि नहीं, हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। अगर ये कमज़ोर रह जाता है तो हमारा फ्लो भी, हमारी फ्लुएंसी भी कहीं ना कहीं इतनी दिक्कत देती है, इतना फ्लो में नहीं बोल पाते, इंग्लिश जरा सा बोलते हैं तो अटक जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मदर टंग में सोचता है, फिर ट्रांसलेट करता है मन में, उसके बाद वो बोलता है। तो टाइम टेकिंग है स्पीकिंग के मामले में, तो स्पीकिंग हमारी कमज़ोर है, इसी वजह से टाइम टेकिंग होगा। प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम लोग बोलते कम है। पूरा चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन ये तब आप कर पाओगे जब आपने पूरे ऊपर के चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। जल्दी से बोलो एक बार, बढ़िया तरीके से क्लास समझ में आई, सारी बातें आपको रट गई हैं। 15-20 मिनट की क्लास में अगर आपको बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है मेरे भाई, आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना बढ़िया तरीके से। आपको जो फ्लो चार्ट और बढ़िया तरीके के स्मार्ट नोट्स आपको मिलेंगे, ये सब टॉपर्स नोट्स हैं, आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।